यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो कि डीएनए को छोटे छोटे क्रोमोसोम्स में पैक करने में हेल्प करती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होता। स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 और इस पार्ट में आज पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। याद कीजिए पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था। चाहे डीएनए हो या आरएनए, दोनों ही बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, दोनों की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर पार्ट 1 को आपने ध्यान से नहीं समझा है, न्यूक्लियोटाइड के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो पहले न्यूक्लियोटाइड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर पार्ट 2 यानी डीएनए के स्ट्रक्चर पर पहुँचें। फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती है ये न्यूक्लियोटाइड की ही पॉलीमर होती है। इसके लिए एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की शुगर के 3rd कार्बन से जुड़े हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है और बनता है यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर ध्यान से देखें जो उसमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के बीच में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। दूसरा जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3rd कार्बन और फॉस्फेट के बीच में बना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ी हैं, इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ती हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। इसी तरह से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगी वो भी जुड़ जाएगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। सेम वही प्रोसेस होगी, जो 5th कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3rd कार्बन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जुड़ जाएगा, फिर से बन जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यानी यहाँ पर 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यानी फिर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी तरह से नेक्स्ट 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 बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ती जाएंगी। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर के संदर्भ में बताया था कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं, यानी उनकी डायरेक्शंस अलग होती हैं। डायरेक्शन को जरा समझें। जो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपको दिख रही है, इसमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का देखिए 3rd कार्बन फ्री है। टॉप पर सबसे लास्ट वाली जो न्यूक्लियोटाइड है इसका 5th कार्बन जो है वो केवल सिंगल फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, उसके आगे कोई भी नया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है इसकी डायरेक्शन होती है 3' to 5' और एंटी पैरेलल, यानी दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगी उसकी डायरेक्शन होगी 5' to 3', कुछ इस तरह से। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से जुड़े फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की शुगर के 3rd कार्बन से जुड़े हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा। सेम जिस तरह से यहाँ पर पहली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड थी 3' से 5', उसी तरह से ये 5' से 3' डायरेक्शन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। यहाँ पर जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं इनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता है कि जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेस ये सेंटर की ओर होते हैं, केंद्र की ओर होते हैं, और यहाँ पर भी एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आता है और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से पेयरिंग करता है और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। अगर यहाँ पर जो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप के लिए अगर P लें, जो शुगर है उसके लिए S लें
और जो बेस हैं वो तो 4 टाइप के हम लोगों ने पार्ट 1 में ही डिस्कस किए थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। उनके लिए AGCT यही लेते हैं। तो देखिए इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड मैं लिख रहा हूँ जिसमें ये हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये शुगर, और शुगर के साथ जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजनस बेस, मान लिया ये एडेनिन है। इसी तरह से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगी फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट के साथ शुगर, शुगर के साथ एक दूसरा बेस ले लेते हैं थाइमिन। इसी तरह से हम कई सारे बेसिस लेते हुए न्यूक्लियोटाइड्स को लिख लेते हैं। ये एक छोटी सी 5 न्यूक्लियोटाइड की हम स्ट्रैंड बनाने वाले हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे इस नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। 2 एस्टर बॉन्ड हैं, एक ये फॉस्फोरस शुगर नेक्स्ट वाला और फॉस्फोरस शुगर पहली न्यूक्लियोटाइड का। तो इस तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये बन जाएगी आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में है 5 न्यूक्लियोटाइड्स। इसकी डायरेक्शन जो है वो है 3' से 5'। दिस इज द 3', दिस 5'। दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसके सामने बनाते हैं। जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी उसमें बेस सेंटर की तरफ रखना है। जब पलट देंगे इसको 180 डिग्री पर घुमा देंगे तो जो बेसिस होंगे वो बीच की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और एडेनिन के सामने थाइमिन, या थाइमिन के सामने एडेनिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो यहाँ ग्वानिन है तो इसके सामने हम लिख देते हैं साइटोसिन, और ये है इसके साथ जुड़ा हुआ शुगर और फिर फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें जो यहाँ पर ऊपर से जब डायरेक्शन विपरीत ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, तो बॉन्ड जो बनेगा ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3rd कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो इस तरह से ये बॉन्ड एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये 2nd, 3rd और ये बन गया 4। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की वो होगी 5' से 3' डायरेक्शन। यहाँ पर हमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ड्रॉ करने हैं। और अभी बताया था ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ चुकी हैं। अगर यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, इन दोनों को हम एक कॉलम की फॉर्म में दिखाएं कुछ इस तरह से, और जो बेसिस हैं इनको किस सेंटर की तरफ, बीच की तरफ ले लें। यहाँ पर देखिए सबसे पहला बेस जो था वो था इधर G यानी ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर थाइमिन, और सबसे लास्ट में हमने लिया था एडेनिन। और भी बेसिस हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जगह है तो हम कुछ और बेस ले सकते हैं, साइटोसिन ले लें या ग्वानिन ले लें या साइटोसिन या थाइमिन, कोई भी। बस ध्यान रखना है यहाँ पर कंप्लीमेंट्री बेसिस ही आमने सामने होंगे, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और थाइमिन के सामने एडेनिन। तो यहाँ ग्वानिन लिया है तो यहाँ पर हम लेंगे साइटोसिन, इधर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन, थाइमिन लिया है तो सामने एडेनिन, फिर ग्वानिन तो साइटोसिन, साइटोसिन लिया है तो ग्वानिन, इसी तरह से आगे भी लिख लेते हैं। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो ये सीढ़ी नुमा रचना बन गई है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो साइड के डंडे हैं
ये कॉलम, ये कहलाते हैं बैकबोन। ये डीएनए का है बैकबोन, और बीच में जो है, जो कि बेसिस से बने हैं, ये हो जाएंगी स्टेप्स। बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर बीच का एक आध स्टेप टूट भी जाए तो सीढ़ी बेकार नहीं होगी, उससे काम चल सकता है। लेकिन अगर साइड का डंडा टूट गया तो सीढ़ी बेकार। जैसे हम लोगों की अगर हाथ पैर कोई भी हड्डी जो है, कोई भी बोन डैमेज होती है तो एक बार काम चल सकता है, लेकिन बैकबोन अगर टूट गई तो बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जो साइड की जो स्ट्रैंड्स हैं, साइड की जो कॉलम है, उन्हें कहा जाता है बैकबोन। अगर यहाँ पर हम इन बेसिस को भी दिखाना बंद कर दें, सीधा यहाँ पर बॉन्ड्स कर दें, बीच में अगर दो लाइन एक साथ हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर एडेनिन और थाइमीन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। अगर तीन लाइन पास पास है यानी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ग्वानिन और साइटोसिन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। तो कहीं पर दो, कहीं पर तीन, इस तरह से रैंडमली हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसी को फॉलो करें तो सबसे पहले तीन लाइन, फिर तीन लाइन, फिर दो लाइन, फिर तीन लाइन, फिर तीन लाइन, फिर दो लाइन। यानी लाइन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डायरेक्शन एक हो जाएगा 3 डैश से 5 डैश, तो दूसरी स्टैंड हो जाएगी 5 डैश से 3 डैश। ये है डीएनए का सिंप्लीफाइड डायग्राम। वॉटसन और क्रिक के अनुसार जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं, ये राइट हैंडेड कॉमन एक्सिस के चारों ओर कॉइल्ड होती है। तो इस कॉइलिंग को हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल का यूज़ करेंगे अगर पेपर पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक एरिया डिसाइड कर लेंगे कि किस एरिया में हमें डीएनए को ड्रॉ करना है। ये एक एरिया डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में हमें दोनों स्ट्रैंड्स की कॉइलिंग को ड्रॉ करना है। इसके लिए हम दो पेंसिल्स, मैं यहाँ पर दो मार्कर्स का यूज़ कर रहा हूँ, इन दो मार्कर्स को एक साथ पकड़ेंगे और इस तरह से इनको मूव करेंगे। इसी के पैरेलल फिर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इतना ड्रॉ हो गया। इसके बाद इरेजर लेकर जो क्रॉस कर रहे हैं, ये बस इनको हम इरेज कर देंगे। और यहाँ पर एक को लिख देंगे हम 3 डैश डायरेक्शन, 3 डैश, तो दूसरा वाला हो जाएगा 5 डैश। ये अगर 5 डैश है तो ये हो जाएगा 3 डैश। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ड्रॉ कर लेंगे। अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो एडेनिन और थाइमीन आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। अगर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पेयरिंग हो रही है। तो अब हम यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो डीएनए का डायमीटर होता है, ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। डीएनए के एक हेलिक्स की लेंथ यहाँ से मुड़ा था, वापस फिर उसी मोड़ पर आए, इस एक हेलिक्स की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इस हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड एक स्टैंड पर और 10 न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे स्टैंड पर। इनकी जब कॉइलिंग होती है तो कॉइलिंग से कुछ ग्रुप बन जाती हैं। ये जो एक बड़ी ग्रुप बन गई और एक छोटी ग्रुप, जो छोटी ग्रुप होती है इसे कहते हैं माइनर ग्रुप, और जो ये बड़ी ग्रुप है ये कहलाती है मेजर ग्रुप। ये माइनर और जो मेजर ग्रूव्स होती हैं यही डीएनए को पैक करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये साइट प्रोवाइड करती हैं हिस्टोन प्रोटीन को जुड़ने के लिए। तो हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखें, डीएनए के माइनर और मेजर ग्रूव में जुड़ती हैं।
अब हम इसी डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि हम पॉइंट्स के रूप में बता रहे हैं। कुछ बातें ज़रा देख लीजिए कि जो डीएनए होता है, इसकी जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बनी होती है, और जो स्टेप्स होती हैं वो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनी होती है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। वॉटसन और क्रिक के डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के अनुसार डीएनए 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। डीएनए में ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स सेम एक्सिस के चारों ओर राइट हैंडेड डबल हेलिक्स बनाती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं, यानी इनमें अपोजिट पोलैरिटी होती है। एक चेन 5' से 3' डायरेक्शन में होती है, तो दूसरी चेन 3' से 5' डायरेक्शन में। डीएनए की बैकबोन्स शुगर और फॉस्फेट से बनी होती हैं, जबकि इसकी जो स्टेप्स होती हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस से बनी होती हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इनका ओरिएंटेशन डबल हेलिक्स की लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक हेलिक्स टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इस 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ में 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी 2 क्रमागत बेस पेयर्स, यानी 2 सक्सेसिव बेस पेयर, एक के बाद ठीक दूसरा जो बेस पेयर होगा उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जब 34 एंगस्ट्रॉम यानी 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम ही आएगी। हेलिक्स में 2 टाइप की ग्रूव्स होती हैं, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव्स। ये ग्रूव हिस्टोन प्रोटीन को जुड़ने के लिए साइट प्रोवाइड करती हैं, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये डीएनए की पैकिंग में हेल्प करती है। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि डीएनए को छोटे छोटे क्रोमोसोम्स में पैक करने में हेल्प करती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होता। बेस पेयरिंग हमेशा कंप्लीमेंट्री होती है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।